हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फटनेर आईएएस में। मेरा नाम देवी सिंह है और आज हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको कहेंगे टैक्सेशन यानी कर व्यवस्था। आज 10 अक्टूबर है, शाम के 8 बज रहे हैं। इससे पहले मैंने जो कि वीडियो करीब 7 बजे हो सकता है भटने राइस में लाइव हो चुका हो, जो कि इकोनॉमी से संबंधित जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन कह सकते हैं, एक दो को छोड़ के 15 क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमी से, हार्ड कोर इकोनॉमी से। और करीब 11 क्वेश्चन आपको 12 क्वेश्चन लेक्चर से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। भाई, जो कर व्यवस्था है राज्य तथा नागरिकों के बीच एक प्रकार का यह अनौपचारिक, ये अनौपचारिक और आदर्श अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अनौपचारिक मतलब जरा यहां देखो, राज्य के बीच, जो राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ स्टेट, मतलब ये देश से है, नेशन से। तो राज्य और नागरिकों के बीच, उसके सिटीजन्स के बीच एक प्रकार का अनौपचारिक और अदृश्य, मतलब जो दिखाई नहीं देता, और ये अनौपचारिक अनुबंध होता है। भैया, अनौपचारिक का मतलब देखो, आप सरकार के साथ तो कोई औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट तो डील करते नहीं हो, साइन तो करते नहीं हो कि भाई आप हर हाल में इतना टैक्स दोगे ही, है ना। तो आपको देना तो है ही टैक्स, लेकिन यह एज अ अनौपचारिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन दोनों एक दूसरे पर कुछ निश्चित, एक दूसरे पर ये दोनों यानी जो राज्य और नागरिक अधिकार भी रखते हैं, एक दूसरे पर इनके राइट्स भी होते हैं, एक दूसरे के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार भी होते हैं, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार भी होते हैं। राज्य की जिम्मेदारी ये है कि वह नागरिकों का संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाए। राज्य की क्या जिम्मेदारी है कि जो नागरिकों को जो आधारभूत जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो पूरी करवाए और उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण करे। वहीं ये आपको ध्यान रखना है कि ये नागरिकों को अधिकार कौन उपलब्ध करवाता है, राज्य करवाता है। वहीं इन सर्विसेज के बदले जो है नागरिकों से कर प्राप्त करता है राज्य, और वही जो पैसा है कर के माध्यम से जो राज्य को जाता है, नागरिकों, जो नागरिक जो पैसा देते हैं, तो उसी का उपयोग जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करने में आपको राज्य देता है। बदले में नागरिकों से कर प्राप्त करके राज्य का अधिकार ये है, और अदा करना भी नागरिकों का ये दायित्व है, और उसको बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। तो ये तो आपने एक सामान्य चीज देखी भाई। अब भाई देखो, कर को परिभाषित करते हुए ये कहा जा सकता है कि यह एक अनिवार्य प्राप्ति है। तो ये टैक्स है, कर है, यह एक अनिवार्य प्राप्ति है, यह संग्रह है जो कि सरकार आय और उपभोग पर करती है, आपके इनकम पर और आपके कंजम्पशन पर ये चार्ज करती है। आयकर, निगम कर, ये सभी टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आय पर लगने वाले कर जो हैं आयकर, जबकि जो वस्तु और सेवा कर जीएसटी ये उपभोग पर, कंजम्पशन पर लगने वाला कर है। उदाहरण के तौर पे अगर समझें तो कर किसी भी सरकार के आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जो टैक्सेशन होता है, कर होता है, टैक्स होता है, ये किसी भी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है भाई, स्रोत होता है, उसकी आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कर को दो प्रकारों में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। जो कर है इसको दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हो, एक तो प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर, यानी इनडायरेक्ट टैक्स, और ये है डायरेक्ट टैक्स। अब जरा डायरेक्ट टैक्स समझो, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। प्रत्यक्ष कर वैसे कर होते हैं जिनमें कर का वास्तविक भार उसी निकाय पर पड़ता है। दोबारा सुनना, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जिस पर इससे इम्पोज किया जाता है, तो वही इसकी मतलब भरपाई करता है। मतलब वास्तविक जो भार है, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस का वास्तविक भार उसी निकाय, उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसपे ये इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है, जिससे वसूली की जाती है। उदाहरण के तौर पे आप जैसे समझो इनकम टैक्स, आयकर, ये प्रत्यक्ष टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। तो आयकर, मान लो ऐसे समझो कि एक ए नाम का जो व्यक्ति है, और ए नाम के व्यक्ति की 20 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम इसकी मान लो इसका इनकम है।
तो इनकम पे जो मान लो उदाहरण के तौर पे मैं अभी ये सारा स्लैब बताऊंगा कि मान लो इसको 20% का टैक्स देना है, तो भाई ए व्यक्ति पर ही इसकी इनकम पर लगाया जाएगा और यही व्यक्ति ए इस टैक्स की भरपाई करेगा। तो ऐसे करों को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है कि वास्तविक भार उसी निकाय या इंडिविजुअल पर पड़ता है जिससे इसकी वसूली की जाती है, जिस पर इसको इम्पोज किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे भाई इनकम टैक्स यानी आयकर, आयकर सभी को बताऊंगा, निगम कर, निगम कर, मैट यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट है ना, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर आपने देखा। अब देखो दूसरा इसका जो है अप्रत्यक्ष कर। ये अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर वहीं दूसरी ओर वैसे कर होते हैं जिनमें कर का वास्तविक भार उपभोक्ता पर पड़ता। ध्यान से सुनना, कर का जो है इसमें से जो मतलब वास्तविक भार उपभोक्ता पर, जो कंज्यूमर है उस पर पड़ता है, जबकि इसकी वसूली सरकार किसी दूसरे से करती है। इसकी वसूली सरकार दूसरे से करती है लेकिन भार उपभोक्ता पर पड़ता है। ऐसे समझो जीएसटी जैसे, ये उदाहरण के तौर पे जीएसटी, तो भी अप्रत्यक्ष कर वैसे कर है इसका वास्तविक भार जो है उपभोक्ता पर, उपभोक्ता पर वसूली कौन, वास्तविक भार उपभोक्ता पर, और वसूली किससे करी जाती है? अगर हम वसूली की बात करते हैं तो जो वसूली इससे किसी अन्य से की जाती है। आपने मान लो ऐसे समझो कि आप हमारे भटनेर आईएएस से हमारा ये कोर्स खरीद रहे हो 750 रुपए में, हम आपको सर्विस दे रहे हैं तो हम इसमें से जीएसटी, क्योंकि सर्विस, गुड्स और सर्विस में जीएसटी लगता है, तो जीएसटी भरेंगे। अब मान लो हम जीएसटी इसमें से ऐसे समझो कि मान लो कि इसमें 10% जीएसटी मान लो उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं, तो इसकी जो जीएसटी कितना होगा, करीब अगर 10% की जीएसटी की बात करें करीब वही 75 रुपया के आसपास होगा ना। तो मान लो कि 75 रुपया जीएसटी होगी। तो ध्यान रखना, हमने आपसे 750 रुपया ले लिया, इसमें से लिखेंगे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इसमें जीएसटी ऐड है। एक्चुअल में हमारा कोर्स मान लो कम का था लेकिन हमने जीएसटी ऐड करके इसको इतना बना दिया, जीएसटी ऐड करके इतना बना दिया। तो भाई भरपाई तो हम कर देंगे, भरपाई जीएसटी की हम कर देंगे, लेकिन आप पर इसका भार हमने पोस्टपोन कर दिया। चलो दूसरा उदाहरण देख लो इसका। दूसरा उदाहरण क्या है भाई? सबसे बेहतरीन उदाहरण देखो, मैंने क्या कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वैसे टैक्सेस होते हैं कि उपभोक्ता से इसे वसूला जाता है और भार किसी और पे डाल दिया जाता है। आपने मार्केट से पार्ले जी लिया, आपने पार्ले जी बिस्कुट खरीदा, मार्केट से आपने पार्ले जी ले लिया। अब भाई अब देखोगे कि उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सारे टैक्सेस उसमें जुड़े होते हैं। गुड्स आपने खरीदा, जीएसटी ऐड होगी, कितने का भाई मिल रहा है? 5 रुपए का। तो उस व्यक्ति ने जीएसटी तो भर दी ना, इसके मूल्य के अकॉर्डिंगली भर दिया जीएसटी, लेकिन ये 5 रुपया उसमें से मान लो एक्चुअल रेट उसका 4 रुपया था, लेकिन 1 रुपया मान लो जीएसटी इसमें से ऐड हो गई तो हो गया 5 रुपया। तो इस व्यक्ति ने भर तो दिया, लेकिन ये किस पे ये पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन नहीं सॉरी, ये किस पे इम्पोज कर दिया, किस पे ये भार डाल दिया? उपभोक्ता पे। आपने पार्ले जी को खरीदा तो एक्चुअल में भार आप पर पड़ गया। ऐसे जो टैक्सेस होते हैं इनको इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि जीएसटी भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी हो गया, कई अन्य प्रकार के जैसे कुछ कर होते हैं, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर जो होता है, मूल्य वर्धित कर बैट जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, जो है मनोरंजन कर होता है, और जीएसटी के तहत सम्मिलित मान लो जिन्हें जीएसटी के तहत अंतर्गत सम्मिलित किया गया है वे भी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। ठीक है, क्योंकि जीएसटी खुद ही अप्रत्यक्ष कर है, तो ध्यान रखना। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में से पिछले कई वर्षों में अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा जो है प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार की आय का अधिक योगदान करते थे, सबसे ज्यादा पैसा प्रत्यक्ष कर से जाता था।
दोबारा सुनिएगा, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में से पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंपेयर में जो डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा वसूली होती थी, केंद्र सरकार को ज्यादा पैसा जाता था। परंतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल ईयर इसे चाहे लिख लो, वित्तीय वर्ष 2020-21 में अप्रत्यक्ष करों का योगदान सरकार की आय में प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अधिक था। किसका योगदान भी? अप्रत्यक्ष करों का। किसकी अपेक्षा? अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों का योगदान सरकार की आय में ज्यादा था। सभी अलग अलग प्रकार के करों में इस वर्ष वस्तु और सेवा, अगर हम करों को क्लासिफाइड कर दें तो जीएसटी का योगदान केंद्रीय राजस्व में सबसे ज्यादा रहा। मतलब अप्रत्यक्ष कर सबसे ज्यादा रहे ओवरऑल, अगर हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की बात करें, लेकिन अगर हम करों को क्लासिफाई कर ले तो जीएसटी का रोल सबसे अधिक रहा। भाई जीएसटी का रोल सबसे ज्यादा रहा। अब देखो इसके आगे देखो, जरा समझने का प्रयास करना। मैं थोड़ा सा केंद्रीय बजट 2021-22 में जो कर प्राप्तियों में कुछ रुझान थे वो आपके साथ में यहाँ पे एक फ्रेम के माध्यम से बयां कर देता हूँ। शायद इसमें अगर होगा तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैं जो है एक टेबल बना के इसे समझा देता हूँ। ओके, तो 2011, राइट, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। इसमें से आप कर लीजिए 4, 6, ये 8, फिर से 10 और ये 12, ठीक है। देखो जीडीपी का प्रतिशत मैं बताऊंगा कि कैसे क्या है। अब इसमें से ये जो अप्रत्यक्ष कर, एक काम करता हूं, मैं इसे हाइलाइटर के माध्यम से 2011 मान लो ये है, तो 2011 में थोड़ा सा 12 में बढ़ोतरी दर्ज होती है। ध्यान से सुनना, 2011 से 12 में बढ़ोतरी दर्ज होती है। सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, पिछली बार पूछा गया था। 13 में फिर गिरावट दर्ज होती है। 14 में लगभग सामान्य स्थिति रहती है। 15 में गिरावट दर्ज होती है, सॉरी अब बढ़ोतरी दर्ज होती है 15 में, ठीक है। 16 में और बढ़ोतरी दर्ज होती है। 17 में जो है आप देखोगे तो मतलब ये 17 में जो कहेंगे तो ये गिरावट देखने को मिलती है। इसे ना थोड़ा हम इरेज करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। 17 में गिरावट दर्ज होती है। 18 में और गिरावट दर्ज होती है। फिर बात 19 में हल्का और गिरावट दर्ज होती है। 20 में बढ़ता है कलेक्शन, और ये जो है ना 21 में लगभग और थोड़ा गिरावट दर्ज होती है। ये इसका ये समझो कि मतलब ये जो है ना मैं आपको कर्व के माध्यम से समझा रहा हूँ। ओके, तो ये तो रहे आपके प्रत्यक्ष कर, सॉरी ये तो क्या है, अप्रत्यक्ष, नॉट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ओके, प्रत्यक्ष कर देखो जरा। तो प्रत्यक्ष कर देखो, ये 6 के आसपास नहीं पहुंचता है, यहाँ पे 5 आएगा ना। हाँ गुड। तो ये कुछ ऐसा हल्का गिरावट, यहाँ पे हल्का गिरावट, हल्का थोड़ा थोड़ा लगभग बराबर रहता है लेकिन थोड़ा गिरावट दर्ज होती है यहाँ पे। फिर इसके बाद 2016 तक जो है ये स्थिति है, ये आसपास ये मिलता है यहाँ पर 16 में। फिर ये 17 में बढ़ जाता है, 17-18 में अपने पीक पे पहुंचता है। 19 में ये गिर जाता है और 20 में और गिरता है, 20 में ये और गिरता है, और ये 21 में ये स्थिति देखने को, 21 में, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ये प्रत्यक्ष कर, ये प्रत्यक्ष कर है, कर्व के माध्यम से मैंने समझाया। सकल कर राजस्व देखो जरा यहाँ पे, ये जीडीपी का प्रतिशत की बात करेंगे हम, है ना, जीडीपी के प्रतिशत में। तो हम ना दूसरा कलर लेते हैं, देखो चलो ये कलर ले लो आप,
तो ये 10 के आसपास, ये हालात मतलब 2011 में थोड़ा सा वृद्धि जाके 12 में दर्ज करता है, 13 में हल्की गिरावट देखने को मिलती है, ये 14 में हल्की गिरावट देखने को मिलती है, मतलब 14-15 में, ठीक है। यहाँ पे देखो 11-12, 12-13, 13-14 ऐसे करके लिखा है, तो मैं अभी लिख दूंगा, नहीं आप इससे थोड़ा सा 15 की बात करते हैं, 14 से बात, तो 15 में बढ़ोतरी दर्ज होती है, 16 में ये जो है और बढ़ोतरी दर्ज होती है, 16 में, 16 के बाद ये 17 में थोड़ा गिरता है, 18 में ये हल्का और गिरता है, यानी 18-19 में, फिर इसके बाद ये जो है और गिरता है, जो कि 2019 यानी 19 आ गया ना, 19 में, और ये फिर स्टेबल टाइप हो जाता है 19-20-21 में, हल्का थोड़ी सी यहाँ पे ये यहाँ गिरता है और यहाँ वृद्धि होती है। ये कुछ ऐसा, ये सकल कर राजस्व, सॉरी सकल घरेलू नहीं, सकल कर राजस्व, सकल कर राजस्व, ये कलेक्शन ऐसा, ये आपका, तो यहाँ जीडीपी का प्रतिशत, जो जीडीपी प्रतिशत, ओके, ये ध्यान रखना, कर प्राप्तियों के जो रुझान यूं रहे हैं। अब यहाँ पे 2011-12, यहाँ पे 12-13, 14-15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पे 19-20, और ये ध्यान रखना ये जो हैं ये संशोधित अनुमान है 21, और जो है 21-22, तो ये संशोधित अनुमान है, संशोधित अनुमान, और यहाँ पे बजट अनुमान है, ये जो बजट अनुमान है, ओके। तो ये कुछ ऐसे रहा है, ये अब ध्यान रखना, इससे एक आप स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा मैं जब पूरा पढ़ा दूंगा तो इसमें नजर डाल लेना आप, ओके। देखो भारत के विभिन्न करों में से कुछ की प्राप्ति केंद्र सरकार करती है, कुछ की प्राप्ति जो है राज्य सरकार करती है, कुछ अन्य के संग्रहण का अधिकार स्थानीय सरकारों को भी है, और यह विभाजन स्पष्टता परिभाषित है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, उदाहरण के तौर पे आयकर, निगम कर, पूंजी कर, सीमा शुल्क, इन सभी की जो प्राप्ति का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। वहीं कृषि आय पर जो आयकर है, हालांकि देना नहीं होता है, तो जो कृषि आय, जो एग्रीकल्चर इनकम पर जो आयकर की उगाही का जिम्मा है, वो राज्य सरकारों को दिया गया है। हालांकि भारत में किसी भी राज्य ने अभी तक कृषि पर आयकर जो है आरोपित नहीं किया है, कृषि पर उसने आय मतलब टैक्स आरोपित नहीं किया है। जीएसटी का विभाजन केंद्र और राज्यों में जो होता है, जो जीएसटी है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इसका जो विभाजन केंद्र के साथ और राज्यों के साथ होता है। परंतु जीएसटी के लागू होने से पूर्व राज्य जो है बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर यानी वैट जिसको बोलते हैं, मनोरंजन कर, केंद्रीय जो है बिक्री कर, प्रवेश कर, इन सभी का संग्रहण है, जो संग्रहण है, कलेक्शन, वो राज्य करते थे। स्टैंप ड्यूटी एक प्रकार का ये अप्रत्यक्ष कर है, जिसको राज्य वसूलते हैं आज भी, ठीक है। तो जीएसटी में बहुत सारे ऐसे कर हुआ करते थे जो इसमें से मर्ज कर दिए गए हैं, जिनकी प्रॉपरली वसूली कौन कर रहा था भाई, स्टेट करते थे, ठीक है। तो ये आपने रुझान देखा। आगे देखो थोड़ा, यहाँ पे अब कर और शुल्क यानी टैक्स और शुल्क, इसे अब कलर हम चेंज कर लेते हैं, कर और शुल्क। देखो भाई, कर और शुल्क दोनों जो है सरकार के द्वारा संग्रहित की जाने वाली अनिवार्य अदायगी है। कर और शुल्क दोनों जो है, इन दोनों को, कर को और शुल्क को, यानी टैक्स और ड्यूटी, इसको ड्यूटी बोलते हैं और इसको टैक्स। तो टैक्स और ड्यूटी दोनों सरकार के द्वारा ही कलेक्ट की जाने वाली अनिवार्य अदायगी है, अनिवार्य अदायगी है। दोनों की प्रकृति भी समान है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं, मूलभूत अंतर हैं। अब जैसे कर की प्राप्ति आय, उत्पाद, सेवा बिक्री कर पर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कर की जो प्राप्ति है, आप देखोगे आय पर, उत्पाद पर, सेवा बिक्री कर पर, यानी बिक्री कर पर,
तो यहां आप देखोगे कि यहां पर कर की प्राप्ति की जाती है, जबकि जो शुल्क है, जो ड्यूटी है, यह मात्र और मात्र वस्तुओं पर लगता है। ड्यूटी मात्र और मात्र वस्तुओं पर लागू होते हैं। और कर जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकते हैं। जो कर हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकते हैं, परंतु जो शुल्क है वो मात्र और मात्र अप्रत्यक्ष ही होती है। तो पहला कि यह जो ड्यूटी है मात्र वस्तुओं पर लागू होती है, और यह ओनली क्या होती है, ये इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा होती है। ये डिफरेंस है। तो ये पूछा जा सकता है। और ये जो कर हैं, ये देखो भाई डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें आपने डिफरेंसेस देख लिए कि भाई जो कर है ये आय, उत्पाद, सेवा बिक्री कर, यानी सेवा की जो बिक्री पर जो है तो इस पे लगाए जाते हैं, सभी पे लगते हैं। बेल समझ गए। ये जो कर है डायरेक्ट टैक्सेस भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होता है। बेल अब देखो जो शुल्क है ये मात्र और मात्र वस्तु पे, और जो वस्तु पे लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स पे आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो आपने इसे भी देख लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे एक दूसरा सब हेडिंग, दूसरा सब हेडिंग यानी उपकर और अधिभार। उपकर एवं अधिभार, ध्यान से समझना, डिटेल में समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अधिभार, सॉरी अधि, फिर से अधि कर लो, अधिभार। इंग्लिश में इनमें क्या क्या लिखते हैं, इसको सेस बोलते हैं, आपने सुना होगा सेस, और सेस एंड सरचार्ज, सेस एंड सरचार्ज। देखो भैया, ये दोनों कर के ऊपर जो है लगने वाले कर हैं। पहले तो जो उपकर और अधिभार, इसका बेसिक्स जानो। तो ये कर के ऊपर कर है, एक कर के ऊपर लगने वाला कर है, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो कर के ऊपर ये जो दोनों कर हैं, चाहे उपकर हो चाहे अधिभार, ये कर के ऊपर जो होने वाले कर की वसूली है, मतलब उसके ऊपर जो लगने वाले यानी होने वाले कर हैं। इनकी उगाही किसी निश्चित कर के ऊपर ही की जाती है, सभी के ऊपर नहीं। जो इनकी उगाही है वो किसी निश्चित कर के ऊपर ही की जाती है। ये ऐसे उपकरण हैं जिससे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार जो है अपने रेवेन्यू को बढ़ाती है, राजस्व को बढ़ाती है। उपकर की प्राप्ति हमेशा किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होगी, जबकि वहीं उसे पूर्व निर्धारित कार्य में ही खर्च किया जाएगा। जो पहले कार्य निर्धारित कर लिया गया है इसको सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेस, एग्रीकल्चर सेस यानी एग्रीकल्चर वेलफेयर सेस है। वहीं स्वच्छ भारत सेस क्या है, स्वच्छ भारत सेस, ये सभी सेस हैं यानी उपकर हैं। अब बजट 2018-19 के पूर्व जो शिक्षा उपकर जो सेस था, एजुकेशन सेस, आयकर पर 3% की दर से इसको एजुकेशन सेस लगाया जाता था। लेकिन इसका प्रयोग सरकार जो है प्राइमरी एजुकेशन और जो मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो है इसके डेवलपमेंट में करती थी, इसके विकास में किया करती थी। लेकिन वही बजट 2018-19 में इसको 3% से बढ़ा करके, मतलब 1% वृद्धि के साथ 4% कर दिया गया है, और इसे जो स्वास्थ्य और शिक्षा कर नाम दिया गया है। 1% की यह जो वृद्धि है करीब 11,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू जो है राज्य सरकार को प्राप्त करवाएगा। और इसका प्रयोग सरकार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत कार्य करती है। तो आपने सेस भी देख लिया, इसका पूरा हिस्ट्री भी देख लिया। दूसरा अधिभार देख लो। अधिभार यानी सरचार्ज। देखो
ये सेस की ही तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखो ये जो अधिभार है इसके माध्यम से प्राप्त राजस्व को सरकार बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रोक के किसी भी खर्चे में पैसा लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे निगम पर अधिकार जो सरचार्ज है, अधिभार है, आय पर जो अधिभार है, सरचार्ज है, तो इसका पैसा कहीं भी लगाया जा सकता है, पूर्व निर्धारित नहीं होता है। उपकर और अधिभार जो है केंद्र सरकार से होने वाली जो है प्राप्तियां अनिवार्य तौर से राज्यों में वितरित नहीं होती हैं। तो ये एक तरीके से ऐसा कह सकते हो कि जैसे कि जो फाइनेंस कमीशन, जो वित्त विधेयक, जो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग होता है, तो जो वित्त आयोग कहता है ना कि आपको जो आपको रेवेन्यू में से जो आपको पैसा प्राप्त हुआ है तो इतना हिस्सा आपको राज्य को देना है, तो ये जो सेस और सरचार्ज वाला पैसा इसे केंद्र सरकार बांटे तो उसकी मतलब उसके मन के ऊपर है, ना बांटे तो उस पर कोई दबाव नहीं है, ना बांटे तो उस पर दबाव नहीं है। थोड़ा सा इसे और आप देख लो, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कहीं डाउट ना हो, तो इसमें से पीपीटी में भी बनी है। देखो मैंने क्या बताया भाई, ये दोनों जो हैं ये दोनों कर हैं, इनकी उगाही एक किसी निश्चित कर के ऊपर ही होती है, सभी के ऊपर नहीं, कोई निश्चित कर पे ही मान लो सेस या सरचार्ज इम्पोज कर दिया गया। ये ऐसे उपकरण हैं जो कि केंद्र सरकार के रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं। उपकर की प्राप्ति हमेशा किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होगी, ध्यान से सुनना। उपकर की जो प्राप्ति है, सेस की जो प्राप्ति है, किसी पर्टिकुलरली पहले से जो निर्धारित कोई कार्य है तो उसी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो ये पैसा खर्च किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि मान लो इनकम टैक्स पे, आपके आयकर पे, जो इनकम टैक्स पे 3% का सरचार्ज लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें कहा गया कि भाई ये जो सरचार्ज नहीं, सेस, तो ये कहा गया कि भाई ये एजुकेशन सेस है, एजुकेशन सेस है। तो ये पैसा ध्यान रखना, ये पैसा आप सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब सरकार की मात्र और मात्र इसी के अंतर्गत एजुकेशन सेस में ही खर्च कर सकती है, बाहर कहीं दूसरी योजनाओं में खर्च नहीं कर सकती है। तो ये पहले से ये सुनिश्चित और निर्धारित, ये पूर्व निर्धारित होता है कि किस चीज के लिए लगाया जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए ये सेस जो है उपकर लगाया जाता है। अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल बताया कि भाई शिक्षा पर, कृषि कल्याण पर सेस या स्वच्छ भारत पर सेस, तो अगर जिस भी चीज के लिए लगाया जाएगा तो उसी पर खर्च किया जाएगा। वेल सरचार्ज देखो भाई, अब देखो जो सरचार्ज अधिभार, इसके माध्यम से राजस्व मतलब इस प्राप्त राजस्व को सरकार बिना किसी रोक टोक के किसी भी मद में खर्च कर सकती है। आप उस पर कोई वो नहीं कर सकते हो कि भाई यहाँ पे पैसा आप नहीं लगाओगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे निगम पर जो अधिभार लगता है कहीं भी खर्च करे, तो ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की अतिरिक्त पैसा है, ये अतिरिक्त इनकम है जो कि राज्यों के साथ इसको बांटना नहीं होता है। अगला है भाई एड वैलोरम ड्यूटी और स्पेसिफिक ड्यूटी। तो सेस और सरचार्ज याद रखना। ओके, एड वैलोरम ड्यूटी और स्पेसिफिक ड्यूटी। देखो एड वैलोरम जो ये शब्द है, जो एड वैलोरम ये जो शब्द है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मूल्य के अनुसार, मूल्य के अनुरूप, मूल्य के अनुरूप, इसका मतलब होता है मूल्य के अनुरूप। और जब किसी उत्पाद पर जो शुल्क है, जो ड्यूटी है, उसके मूल्य के अनुरूप लागू होती है तो उसको एड वैलोरम ड्यूटी कहते हैं। दोबारा सुनना, जब किसी उत्पाद पर, किसी प्रोडक्ट पर उसके मूल्य के अकॉर्डिंग जो है ड्यूटी लगती है तो उसको एड वैलोरम ड्यूटी कहते हैं। वहीं आप देखोगे स्पेसिफिक ड्यूटी की अगर हम बात करें तो शुल्क की वसूली जो है वजन या आयतन के अनुरूप हो तब यह स्पेसिफिक ड्यूटी कहा जाएगा। अगर मान लो कि किसी भी जो शुल्क, जो ड्यूटी की वसूली किसी भी चीज के आयतन के अकॉर्डिंगली, किसी भी चीज के आयतन के अकॉर्डिंगली या फिर वजन के अनुसार, वजन के अनुसार जो है ड्यूटी इंपोज करी जाए तो यह स्पेसिफिक ड्यूटी कहा जाता है, स्पेसिफिक ड्यूटी कहा जाता है। ठीक, तो ये आपने देख लिया। अब अगला देखो कर नियोजन, कर परिहार और कर चोरी, ये क्या है? इसे मैं पीपीटी में समझा दूंगा, लेकिन पहले आपको सुनना है फिर आपको देखना है। ओके, देखो भाई
भारत में जो है आयकर प्रगतिशील, जो आयकर है वो प्रगतिशील प्रकृति का है, प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है कि आपकी भाई इनकम 5 लाख है, तो आपको जो स्लैब होगा इनकम का, तो आप हो सकता है आपको कम हो, क्या कि होता ही है, आपको कम टैक्स, कम रेट पे टैक्स चुकाना पड़ेगा। जिसकी इनकम 10 लाख है तो उसको इस वाले से ज्यादा रेट पे, जिसकी इनकम 20 लाख है तो 10 लाख से ज्यादा इन। तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये प्रोग्रेसिव है कि आप जितने समृद्ध हैं आर्थिक तौर से, तो उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। कौन? आयकर। तो भारत में जो आयकर है, इनकम टैक्स, वो प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे कर भी बढ़ेगा, आप वैसे वैसे ज्यादा कर के स्लैब में आते जाएंगे। भारत में कर परिहार और कर नियोजन को वैध माना जाता है। कर परिहार को टैक्स प्लानिंग कहते हैं, और सॉरी, कर नियोजन को टैक्स जो है, कर नियोजन टैक्स प्लानिंग है, और जो कर परिहार है वो टैक्स अवॉइडेंस है। ध्यान से सुनना, टैक्स अवॉइडेंस। तो ये दोनों भारत में लीगल माने जाते हैं, वैध हैं। भारत में इनको लीगल स्टेटस है, ये लीगल स्टेटस है। अब आयकर कानून के अंतर्गत भारत सरकार कई आर्थिक उपकरण भी देती है, लाइक दैट एटीसी। आयकर के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो आप अपने टैक्सेस को कम कर सकते हो, बचा सकते हो। तो कई ऐसे आयकर कानून के तहत भारत सरकार कई ऐसे उपकरण देती है, जिसमें से प्रावधान के अंतर्गत करीब 1.5 लाख तक का निवेश जो है, और या फिर बीमा, प्रोविडेंट फंड को कम कर सकता है। मतलब इसमें से क्या है, सॉरी अगेन सॉरी, मैंने क्या कहा कि आप जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जैसे 1.5 लाख रुपए तक का निवेश बीमा। अगर निवेश बीमा, ध्यान रखना, बीमा में आप पैसा निवेश कर रहे हो, प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना यानी एनएससी, जो है एनएससी, इसके साथ साथ कुछ और उपकरण हैं। अगर आप निवेश इनमें करते हो तो निवेशित धनराशि जो है, जो पैसा निवेश कर रहे हो, वो कर से मुक्त हो जाती है। तो आप यहाँ कितना, 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हो। कितना भाई? 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हो। ये मतलब जो है आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत ये प्रावधान है। तो आपने क्या किया भाई कि आपने टैक्स की प्लानिंग कर ली, आपने कर का नियोजन कर लिया। तो यही तो कहा जाएगा कि आपने अपना टैक्स बचा लिया 1.5 लाख रुपए का, आपको 1.5 लाख रुपए में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो निवेशित धन राशि पर जो कर से मुक्त हो गई है, इसी को कर नियोजन या टैक्स प्लानिंग कहेंगे। आयकर अधिनियम के कुछ नियम थे, रूल थे, कुछ प्रावधान थे, आपने उन्हें देखा, उसी के अंतर्गत आपने निवेश कर दिया। जो निवेशित धनराशि है उसमें आपको टैक्स चुकाना नहीं पड़ेगा, में टैक्स चुकाना नहीं पड़ेगा। तो ये टैक्स प्लानिंग, आपने प्लान करके अपने ऊपर के भार को, टैक्स के जो आपके ऊपर भार चढ़ रहा था उसे कम कर दिया। वेल, आगे देखो, टैक्स अवॉइडेंस। जब एक करदाता कर कानूनों में मौजूद कमियों का प्रयोग करता है, यहाँ कमियों का आपने प्रयोग नहीं किया है, यहाँ आपने वेल एकदम प्लान करके सारा किया है। लेकिन जब कोई करदाता, कोई व्यक्ति टैक्स देने वाला, जो टैक्स उसे देना चाहिए, लेकिन कानून में जो मौजूद कमियां हैं उनका प्रयोग करके अपनी कर देयता को कम करता है, तो इसे टैक्स अवॉइडेंस यानी कर परिहार कहते हैं। उसने अवॉइड कर दिया। मान लो कि हमारा जो हमारे ऐसी कुछ चीजें हैं हमारे जो अधिनियमों के अंतर्गत कि कहीं ना कहीं एक तरीके से लूप होल्स छोड़ते हैं। और जब लूप होल्स छोड़ती हैं तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है भाई कि यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपने उनका फायदा उठा लिया, और आपने चोरी नहीं की है टैक्स की, आपने उनका फायदा उठा लिया, और यही जो है कर परिहार है, टैक्स को अवॉइड कर दिया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। वहीं दूसरी ओर आय को छुपाया जाए, मान लो आपकी इनकम 10 लाख है, लेकिन आप छुपा रहे हो, बता ही नहीं रहे हो कि बता रहे हो 5 लाख है, या फिर गलत बताया जाए, या कर योग आय पर कोई जो आप उसके टैक्स के स्लैब में आते हो फिर भी उसका कर का भुगतान नहीं करते हो, पेमेंट नहीं करते हो, तो इसे कर की चोरी में रखा जाता है।
इसे कर की चोरी में रखा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसे टैक्स इवेजन कहते हैं, टैक्स इवेजन कहते हैं, इसे कर की चोरी की संज्ञा में रखा जाएगा। एक वैध स्रोत से प्राप्त आय, आप बेशक वैध स्रोत से, आप टीचर हो या मान लो कुछ भी, वैध स्रोत से पैसा कमा रहे हो, लीगल पैसा कमा रहे हो, लेकिन जिस पर आपको कर चुकाना चाहिए आपने उसका भुगतान नहीं किया है, तो क्या होगा? या फिर ये मान लो कि अगर आपने उसका भुगतान नहीं किया है तो ये तो एक तरीके से ब्लैक मनी ही हो गया। या फिर अवैध स्रोत से आपने पैसा प्राप्त किया है और आय, इसमें से अवैध स्रोत से जो है प्राप्त संपूर्ण आय को, जो जितना भी आपने इलीगल तरीके से पैसा कमाया है और वैध स्रोत से गैर चुकाए हुए कर की आय को, दोनों को काला धन कहा जाता है। सिंपल तरीके से समझो, आप भी पैसा कोई गलत काम करके नहीं कमा रहे हो, आपका ठीक है इनकम है, आपका लीगल इनकम है 50 लाख, आपने 25 लाख का तो टैक्स भर दिया, 25 लाख आपने चोरी कर ली। कितना? 25 लाख की चोरी और 25 लाख का टैक्स भर दिया। ये जो 25 लाख की अगर हम बात करें ना, तो मान लो आपने जो इसकी चोरी कर ली, तो ये आपका काला धन हो गया। धन नहीं, ये धन है। ओके। दूसरा, आप स्मगलिंग करके मान लो कि पैसा कमा रहे हो और आपने 250 करोड़ रुपया कमाया, तो ये पैसा भी आपका ब्लैक मनी, इससे तो आप इलीगल तरीके से कमा रहे हो तो टैक्स तो दे नहीं सकते हो, आपसे सोर्सेज भी तो पूछा जाएगा कहां से कमा के लाए हो, तो ये भी हो गया ब्लैक मनी। क्या हो गया भाई? काला धन। अब मान लो अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा जो काले धन से चले, अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा जो काले धन से चले, उसे समानांतर अर्थव्यवस्था या ग्रे इकोनॉमी या ग्रे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यदि काले धन को किसी माध्यम से सफेद धन में परिवर्तित कर लिया जाए, बहुत सारे माध्यम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास मान लो कि करोड़ों में काला धन है और आपको उसे व्हाइट करना है, बस ऐसा करना नहीं, उदाहरण बता रहा हूं। आपने क्या किया? बहुत सिंपल है, आपने एक संस्थान खोला, एजुकेशन संस्थान मान लो खोला आपने। अभी सेल कॉर्पोरेशन बताऊंगा तो वहां भी कैसे क्या होता है, ब्लैक मनी से व्हाइट कैसे कन्वर्ट होती है। तो मान लो आपने एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया, आपने यूपीएससी का चलो तैयारी करवाने का कोचिंग खोल दिया, आपने उसमें से एक्चुअल में 2-4 टीचर नियुक्त कर दिए ऐसे ही, और मान लो कि वहां एनरोलमेंट 100 बच्चों का है, आपने कितने का एनरोलमेंट दिखा दिया? आपने 5000 बच्चों का एनरोलमेंट दिखा दिया और सभी इन 5000 की रसीद काट के और आपने क्या कर दिया कि पैसा रिसीविंग प्राप्त कर लिया। आपने रिसीट दे दी तो रिसीविंग आपने प्राप्त कर लिया पैसे की, और इसी पे आपने टैक्स भर दिया। आपने पैसा गलत तरीके से कमाया था, लेकिन आपने एक माध्यम से उसमें टैक्स भर दिया। ठीक है, इसी को धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आपने लॉन्ड्री देखा है, कपड़े धुलने वाली, उसमें क्या होता है? वो क्या करती है? अरे भाई धुल देती है, काला चीज मतलब जो है कीट कपड़ा में जो भी लगा होता है, जो भी लगा होता है तो उसे साफ कर देती है, साफ कर देती है ना। इसी तरह अगर काला धन क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, तो इसको धन शोधन, धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब यदि धन शोधन के उद्देश्य से, ध्यान से सुनना जो मैंने अभी यहाँ बताया, यहाँ पे आ रहा हूं। अगर धन शोधन के उद्देश्य से एक झूठी कंपनी, फर्जी कंपनी खोल दी जाए, फर्जी कंपनी मान लो आपने खोल दिया है, चलो इसमें से तुम मान लो टीचर ही नहीं नियुक्त किया है, बस आपने एक बड़ा सा वो ले लिया, हाल चाहे लिया भी नहीं, बस कागजों में आपने क्या कर दिया कि भाई हमारी ये इतनी नाम की ये कंपनी है, हम ये फला प्रोडक्शन करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने एक झूठी और फर्जी कंपनी खोल ली, आपने एक झूठी और फर्जी कंपनी का क्या किया भाई, आपने क्रिएट कर ली। तो अब उसमें से जो पैसा आप धन शोधन करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग करोगे, तो ये तो ठीक है, आसानी से पॉसिबल है, लेकिन जो ऐसी खोखली कंपनी एक्चुअल में वो तो कोई प्रोडक्शन कर ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ कागजों में, वो कोई कंपनी है ही नहीं है, तो इसको सेल कॉर्पोरेशन या सेल कंपनी माना जाता है। इस धन को उस कंपनी में जो सृजित आय के तौर पे अगर आप दिखा दो कि भाई मैंने इस कंपनी से इतना रुपया कमाया है,
इस कंपनी से इतना रुपया कमाया है। तो ऐसी कंपनियां सेल कॉरपोरेशन या झूठी या फिर सेल कंपनी कहलाती हैं। यदि एक देश के भीतर धन शोधन कठिन हो जाए, मान लो कि नियम कानून बहुत तेज स्ट्रांग हो गए हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर मान लो कि धन शोधन मुश्किल हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग मुश्किल हो जाए, तो इसकी संभावना है कि इस धन को किसी विदेशी खाते में आपने कहां भेज दिया, पेंडोरा पेपर याद करो, उसे भी मैं समझाऊंगा। अभी जो सचिन का नाम आया है ना, पेंडोरा पेपर पे सचिन का नाम आया है, एक व्यक्ति का और नाम आया है, दो लोगों का शायद भारत में नाम आया है ना। हाँ, अंबानी जो छोटा वाला है ना, मुकेश अंबानी के छोटे वाले भाई का जो भी नाम है, तो उनका नाम आया है। और पेंडोरा पेपर्स में मैं बताऊंगा कि पेंडोरा पेपर क्या है। तो आपने देखा ये, अब मान लो कि भारत में, ऐसे समझो कि भारत में पॉसिबल है कि बहुत नियम कानून बहुत कठिन हो जाए, तो आपके पास जो ब्लैक मनी है आप कोशिश करोगे कि बाहर भेज दो, बाहर के देशों में जमा, विदेशी खातों में, कहां, जो टैक्स हेवन कंट्री कहलाते हैं। आपने मान लो कि कहीं भेज दिया है, ठीक है, आपने फिनलैंड भेज दिया, कोई भी देश दूसरी जगह भेज दो, उसके बाद इस धन को पुनः आप क्या कर दो, उसी मतलब उस देश से विदेशी निवेश के तौर पे भारत मंगा लो, विदेशी निवेश के तौर पे भारत मंगा लो। तो ये क्या कहलाएगा, राउंड ट्रिपिंग कहलाएगा, राउंड ट्रिपिंग कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे समझो, मैंने पी नोट्स ऑलरेडी समझा चुका हूं, पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए यदि काला धन देश से बाहर चला जाए और फिर पुनः निवेश के तौर पे, विदेशी निवेश के तौर पे वापस आ जाए, तो इसको राउंड ट्रिपिंग कहेंगे, इसको राउंड ट्रिपिंग। उसने एक चक्कर लगा दिया, उसने राउंड ट्रिप कर दी, एक चक्कर लगा दिया। तो इसमें से मैंने कई कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बताए, राउंड ट्रिपिंग समझाया, मनी लॉन्ड्रिंग बताया, सेल कॉरपोरेशन बताया, ब्लैक मनी समझाया, टैक्स प्लानिंग समझाया, टैक्स अवॉइडेंस समझाया, टैक्स इवेजन समझाया। ठीक है, इसको एक सरसरी नजर में देखो, नहीं इसमें से आप थोड़ी सी गच्चा खा सकते हो। चलो, मैंने आपसे क्या कहा, टैक्स प्लानिंग, आयकर अधिनियम 80C के अंतर्गत, आपने आयकर अधिनियम मान लो 80C के अंतर्गत क्या किया कि इसमें से कुछ नियम है कि भाई कुछ पैसा आप अगर इन स्कीम में निवेश करते हो तो आपकी निवेशित धनराशि में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपने क्या किया, टैक्स को प्लान किया ताकि आपके ऊपर टैक्स का जो भार है वो कम हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग, दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग, इसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं। टैक्स अवॉइडेंस, हमारे मान लो कि अधिनियमों में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, आपने उनका लाभ उठा करके आपने टैक्स, अपने ऊपर टैक्स के भार को कम कर लिया, दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। ये दोनों लीगल हैं। चलो, टैक्स इविजन, आपने अपनी लीगल मतलब वैध तरीके से पैसा कमाया, लेकिन आप कर योग्य हैं लेकिन कर नहीं दिया, कर नहीं चुकाया, टैक्स के स्लैब में आते हो। या आपने इलीगल तरीके से पैसा कमाया और तो उसे तो टैक्स दे नहीं सकते हो। तो ये दोनों पैसा जो है, पहले तो ये देख लो, मान लो आपने लीगल तरीके से पैसा कमाया और आपने टैक्स की चोरी कर ली, ठीक है, आपने पैसा नहीं दिया और अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो ये टैक्स की चोरी हुई कि नहीं हुई, टैक्स की चोरी हुई, इसे टैक्स इवेजन कहते हैं। अब भाई आपने जो पैसा कमाया, टैक्स की जो चोरी करी, लीगल तरीके से भले ही कमाया लेकिन उसमें टैक्स नहीं दिया, वहीं दूसरी तरफ लीगल तरीके से कमाया, तो ये इस पैसे को ब्लैक मनी कहेंगे। जो अर्थव्यवस्था ब्लैक मनी पे चलती है उसको समानांतर इकोनॉमी या ग्रे इकोनॉमी कहते हैं, समानांतर इकोनॉमी या ग्रे इकोनॉमी। अगर हम उसी ब्लैक मनी को कोई माध्यम ढूंढे कि वह व्हाइट हो जाए, कोई माध्यम ढूंढे वो व्हाइट हो जाए, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। धुल दिया हमने, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया। अब जैसे कि मैंने बताया कि कई हम सेल कॉर्पोरेशन का, कंपनियों का प्रयोग करते हैं। सेल कंपनियां का मतलब कि एक्चुअल में वो कागज में बस है, एक्चुअल में उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हमने उस ब्लैक मनी को कोशिश किया कि सेल कॉर्पोरेशन के माध्यम से इसे व्हाइट कर लें। ठीक है, तो ये सेल कॉर्पोरेशन है, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब मान लो कि ये पैसा मुश्किल हो जाए, सॉरी, सेल कॉर्पोरेशन के भी माध्यम से बहुत मुश्किल हो जाए, नहीं जो है व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो रहा है, धन शोधन नहीं हो रहा है, आपने हवाला के जरिए कहाँ भेज दिया, विदेशों में पैसा भेज दिया।
अब वही पैसा आपके विदेशी निवेश के तौर पे आपके देश में दोबारा आ गया, तो उसने एक चक्कर मार दिया, तो ये हो गया राउंड ट्रिपिंग। ओके, सो राउंड ट्रिपिंग। चलो अगला, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपने टीडीएस खूब सुना होगा, इसको विदहोल्डिंग टैक्स भी कहते हैं या टीडीएस भी कहते हैं। तो जरा ये टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है देख लो। देखो, यह एक ऐसे तंत्र को संबोधित करता है जिसमें जब भी एक व्यक्ति या निगम को भुगतान किया जाता है, जब भी किसी एक व्यक्ति या निगम को भुगतान किया जाता है, तो उस भुगतान का कुछ भाग भुगतान के स्रोत पर ही, सोर्सेस पर ही काट लिया जाता है और इसे लाभार्थी के नाम से सरकार को उस निकाय के द्वारा, मतलब उस निकाय द्वारा दे दिया जाता है। यह सरकार को तत्काल खर्चों को पूरा करने में मदद करता है और यह एक निकाय से दूसरे, मतलब दूसरे को हो रहे जो भुगतान पर नजर रखने में भी सरकार की मदद करता है। क्योंकि इस कर का जो नियमन है, जो सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, वो करती है और इसे प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में माना जाता है। तो जो विदहोल्डिंग टैक्स है, ये जो टीडीएस है, ये ध्यान रखना डायरेक्ट टैक्सेस है और इसका जो नियमन है, जो रेगुलेशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करती है। समझ गए ना कि भैया आप एक कंपनी हो, जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं, मैं जैसे ऐसे समझो कि मैं भटनी राइस पे वर्क कर रहा हूं, मुझे ऑब्वियस सैलरी मिल रही होगी, मुझे सैलरी मिल रही होगी। अब मान लो ऐसे समझो कि जैसे कि मेरी इनवॉइस जनरेट होती है, तो इनवॉइस जनरेट होती है तो उसमें इनवॉइस में मान लो कि आ रहा है कि आपकी सैलरी 50K है, मान लो उदाहरण के तौर पे, और इसमें से उनने कि मुझे इनवॉइस तो दे दी, लेकिन मेरे ही जहां से सोर्स, जहां से पैसा मिल रहा है, सोर्स पर ही 10% काट के मेरे नाम पर कहां दे दिया, सरकार को दे दिया, मेरे नाम पर सरकार को दे दिया। ये क्या हो गया भाई, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, तो ये होता है टीडीएस या विद होल्डिंग टैक्स। अब इसको जो है हम डायरेक्ट टैक्सेस की श्रेणी, मतलब ये डायरेक्ट टैक्सेस की श्रेणी में माना जाता है, रखा जाता है और सीबीडीटी इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब है प्रत्यक्ष कर, अब डायरेक्ट टैक्सेस देख लेते हैं। तो ये तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी थी, उन्हें, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखो कि ये भाई डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह ये क्या होता है। चलो प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर में हमें पहले देखना है जो है आयकर, इनकम टैक्स। भारत में जो आयकर एक प्रगतिशील कर, ये कर है, यानी प्रोग्रेसिव टैक्स है। आयकर जो है प्रगतिशील कर है। यह केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित करी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करता है। यह प्रगतिशील है क्योंकि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है तो आप वैसे कर के स्लैब में ऊपर आते जाते हैं और आपको ज्यादा कर चुकाना पड़ता है। वर्तमान में आयकर से संबंधित दो प्रकार के टैक्स स्लैब हैं। दोनों प्रकार के टैक्स स्लैब मैं डिस्कस करूंगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, जो वर्तमान की स्थिति है, तो आप आयकर के संबंध में दो प्रकार के टैक्स स्लैब हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। कुछ कंडीशंस है, मैं बताऊंगा, इन टैक्स स्लैब को सुन लो। ठीक है, इसमें से ये लिखा होना चाहिए, देखो ध्यान से सुनना। पहला हम इसके बारे में, यदि आप 2.5 लाख तक, मान लो कि आपकी जो आय है, ऐसे ये आय है, तो यदि आय आपकी 2.5 लाख की हो, 2.5 लाख तक हो, तो आपको कर क्या है, शून्य लगता है, कोई कर नहीं। ठीक है, यदि आप 25 लाख से अधिक है, सॉरी 25 नहीं है, यहाँ पे 2.5 होना चाहिए, यहाँ पे 2.5 लाख से अधिक और 5 लाख तक की आपकी अगर आय होती है, तो इस पे जो आपका टैक्स हुआ है 5%, आपको जो है 5% की दर से कर चुकाना पड़ेगा। वहीं अगर मान लो आपकी इनकम 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक की हो, 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक की, तब आपको आय जो है 20% के रेट से, दर से चुकाना पड़ेगा। मतलब आप कर सकते हो, चुका सकते हो। अभी जब दूसरा बताऊंगा तो आपके इच्छा के ऊपर है, आप कौन से स्लैब को फॉलो करना चाहते हो। ठीक है, यदि 10 लाख से अधिक, मान लो आपकी इनकम 10 लाख से अधिक है, तो आपको 30% टैक्स देना होता है। कितना भाई, 30% टैक्स देना होता है।
अब देखो 2019 के अंतरिम बजट में, जब 2019 का अंतरिम बजट आता है तो 2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने 5 लाख तक की आय वाले लोगों को आयकर देने से छूट प्रदान की। मतलब सरकार ने कहा कि भाई जो 5 लाख तक की जो आय वर्ग वाले लोग हैं उनको छूट प्रदान की। और वर्तमान में एक व्यक्ति 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर, एक व्यक्ति 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर और 10 लाख से अधिक पर वो 30% कर देता है। दोबारा सुनना, एक व्यक्ति 5 लाख से 10 लाख की आय पर 20% का टैक्स और 10 लाख से यानी ज्यादा आय पर 30% का कर देता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में आयकर कानून में कई सारी छूटें और कटौती के भी प्रावधान हैं। ये प्रावधान करदाता के द्वारा इसके अनुपालन और कर प्राधिकारियों के द्वारा आयकर कानून के प्रबंधन को बोझिल बनाते हैं। ये जो है तो उसको बोझिल बनाते हैं। तो व्यक्तिगत करदाताओं को जो है महत्वपूर्ण राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, आयकर कानून को सरल बनाने के उद्देश्य से बजट 2020-21 में नए और सरल आयकर व्यवस्था के लाने का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर की जो काफी मतलब जो कर की दर है वो काफी कम कर दी गई, जो कि कुछ निश्चित छूट पर कटौती को त्यागने के लिए वो तत्पर होते हैं। अब भाई इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 5 से 7.5 लाख रुपए तक की अगर हम बात करें, जो ये नया स्लैब आया है तो ये कहता है कि 5 से 7.5 लाख तक की आय वाले व्यक्ति को 20% के दर की जगह अब 10% टैक्स देना होगा। अब 10% टैक्स देना होगा। देखो मैंने ये ऑलरेडी आपको ये स्लैब बताया था, ये याद आ रहा होगा, जो जहां जहां 20% और ये सारा सब कुछ ठीक है। देख लो यहाँ पे 5 से 10 लाख में 20% था और इससे 30%। लेकिन क्या कहा गया, जो नया स्लैब आया कि 5 से जो है 7.5 लाख तक की आय वाले व्यक्ति को 20% कर की जगह अब 10% देना होगा। बहुत राहत की बात है। 10 लाख से 12.5 लाख तक आय सृजित करने वाले को 30% की जगह, 30% था ना भाई, तो यहाँ पे 30% की जगह 20% की दर पर कर अदा करना पड़ेगा। अब 12.5 लाख से 15 लाख आय जो लाख तक की आय वाले व्यक्ति को 30% की बजाय 25% टैक्स देना होगा। अब 15 लाख से अधिक की आय जो वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 30% की दर से जो है कर मतलब लागू होगा। इसमें आपको क्या समझ आया? इसमें ये समझ आया कि भाई जो कम कमाते हैं उनको थोड़ा सा आप कर से मुक्त करो। इस स्लैब का मतलब तो यही है ना, जो दूसरा जो रिवाइज्ड होकर स्लैब आता है और ये दोनों वॉलंटियर आपकी इच्छा पर है। तो 5 लाख से कम कमाने वालों को ना तो पुरानी कर व्यवस्था में और ना ही नई कर व्यवस्था में जो है कोई कर देना होता था। ना वो 5 लाख से अगर पहले कम कमाते थे तो उनको ना कोई पुरानी व्यवस्था में और ना ही कोई नई व्यवस्था में कर देना होता था। अब ये जो नवीन कर संरचना है तो करदाताओं को निश्चित राहत प्रदान करेगी और मुख्यतः मध्यम वर्ग के लोगों को इससे अधिक राहत मिली है। यह नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए स्वैच्छिक है, ये उनकी इच्छा पर है। एक विकल्प दिया गया है कि एक व्यक्ति जो पूर्व के आयकर कानून के तहत जो छूटें और कटौती प्राप्त कर रहा है, यदि चाहे तो वह इस नई व्यवस्था को चुन सकता है या फिर पुरानी व्यवस्था की तरह ही वो अदायगी जारी रख सकता है, ये उसके ऊपर है। अनुमानों के मुताबिक इस नई कर व्यवस्था से 40,000 करोड़ प्रतिवर्ष राजस्व में कमी की संभावना देखी गई है। 40,000 करोड़। अब वहीं 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतनभोगी वर्ग के लिए लागू है, 50,000 रुपए का। यह राशि कर के दायरे में नहीं आती है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, और कर की जो कर है टैक्स है उसकी कुल रकम के ऊपर 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा कर उपकर लागू है। यदि आय अधिक है तो आयकर पर लगने वाले अधिभार की जो दरें हैं वो कुछ ऐसी हैं। अब जैसे इसमें से ये कर दिया गया है कि यदि आपकी आय 50 लाख से अधिक है परंतु 1 करोड़ से अधिक ना हो तब आपको 10% तक का जो अधिभार है। वहीं निवल आय पे 1 करोड़ से अधिक और 1 करोड़ के साथ साथ इसमें से 1 करोड़ से अधिक परंतु 2 करोड़ से ज्यादा ना हो तो 15% का सरचार्ज।
और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की जो निवल आय वाला व्यक्ति है उसको 25% का सरचार्ज, और 5 करोड़ से अधिक निवल आय वाला 37% का सरचार्ज। सरचार्ज ये जो है अधिभार की दरें हैं, ध्यान रखना आयकर पर लगने वाले जो अधिभार जो है सरचार्ज की दरें मैंने बताया। बजट 2021-22 में आयकर के स्लैब अपरिवर्तित रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार ने बजट में सीनियर सिटीजन को जरूर राहत दी है, और 75 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले लोग जिनकी आय का जरिया सिर्फ पेंशन और ब्याज की रकम है, तो ऐसे लोगों को अब आयकर रिटर्न दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आयकर की रकम उनके बैंक खाते से स्वतः काट ली जाएगी, और परंतु इसमें से यह साफ नहीं किया गया है कि भाई लाभांश की आय जो है इस दायरे में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कई वरिष्ठ नागरिक शेयरों में भी निवेश करते हैं, तो इसमें यह क्लियर नहीं किया गया है। इसको प्लीज एक बार थोड़ी सी ध्यान से खुद ही आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसमें दोनों स्लैब को आपके साथ इसमें से प्रॉपरली डिस्कस किया है, और दोनों स्लैब में जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर बताया कि भाई पहले क्या होता था, जो इसमें जो पहला स्लैब था कि भाई 2.5 लाख तक इसमें से जो है शून्य कोई कर ही नहीं देना पड़ता था। 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच फिर आपको 5% का टैक्स, 5 लाख से 10% तक का जो टैक्स है 20%, और 10 से जो ऊपर का 30% देना होता था। वहीं 2019 में क्या किया गया, जो अंतरिम बजट आया तो सरकार ने 5 लाख तक की आय वाले लोगों को आयकर से छूट देने की मतलब जो आय से छूट देने की छूट दे दी थी, जो आयकर से देने की जो छूट है उसे दे दिया था। अंतरिम बजट जब 2019 का आया था, 5 लाख तक की जो आय वाले लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर जो 20% और 10 लाख से जो है ऊपर यानी 30% का कर देता था। इसके अतिरिक्त जो वर्तमान में जो आयकर कानून में कई सारे जो छूटें और कटौती के प्रावधान है, ये प्रावधान करदाता के द्वारा इसके अनुपालन और जो कर प्राधिकारी हैं तो आयकर कानून को एक ये बोझिल बना रहे थे, और इसी के चलते जो है इसमें से आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हैं, बाद में कुछ रिफॉर्म हुए, और इसी रिफॉर्म के अंतर्गत ये ऑलरेडी इसमें से प्रॉपरली मेंशन है। ये तो ऑलरेडी जो पहला स्लैब है देखो 19 में ही इसे समाप्त कर दिया गया 5 लाख तक, ठीक है, शून्य कर दिया गया, फिर इसके ऊपर टैक्स लगा। तो ये आपका जो है प्रत्यक्ष कर में हमने इनकम टैक्स पढ़ा कि इनकम टैक्स और दोनों स्लैब कैसे हैं, आप कैसे कैसे स्लैब को फॉलो कर सकते हो। इसमें प्लीज एक बार जो भी मैंने पढ़ा है एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। स्टेट सिविल सर्विस में भी पूछा जा सकता है, खासकर मेंस अब आने वाला है, मेंस के लिए भी चीजें सफिशिएंट हैं, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मोदन चीजें सफिशिएंट है, ठीक है। कल हम ना जो है फिस्कल ड्रैग राजकोषीय खिंचाव पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चा लोग को कोई डाउट नहीं होगा। और एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लूंगा अप्रोक्सीमेटली। देखो आज हुआ है पेपर, मैं प्रॉपरली बोल रहा हूं कि 9 से 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हैं, 15 क्वेश्चन इकोनॉमी हार्डकोर इकोनॉमी से हैं, एकदम डायरेक्टली लेक्चर से ये क्वेश्चन है। आप खुद ही जाके क्रॉस एग्जामिन करिएगा, मैं खुद भटनेराइस में प्रॉपर इन सारी चीजें हमारे वीडियोज आए हैं, दूसरे संस्थानों में भी बहुत सारे वीडियोज मेरे पढ़े हैं, मतलब एक पूरा कोर्स टाइप ही पढ़ा है, तो वहां भी आप जाके चेक कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। इसमें से मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जो बच्चे 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, देखो यूपीएससी बहुत ही कठिन एग्जाम है और उतना ही सरल एग्जाम है, बस आपके ऊपर है आप इसे कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं 2022 वाले बच्चों को एक चीज बोलना चाहूंगा, उम्मीद तो करता हूं कि कम से कम आपने एक बार तो सब्जेक्ट ऑलरेडी बुक पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा ये असहनीय है। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों को, जो सबसे जरूरी बात है, पहली जरूरी बात कि इकोनॉमी मेरे हिस्से पे है, छोड़ दीजिए, इसमें से कोई बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, नोट्स और लेक्चर मोर देन सफिशिएंट है। नोट्स को 4-6 बार पढ़ जाना है, ठीक है, और लेक्चर को आपने एक बार देख लेना है, कहीं डाउट हो तो उसे आप देख लेना है, 2 बार देख लेना, ओके। इसके बाद आपको एक बढ़िया कहीं से भी कोई भी टीचर हो, मैं ये आप मुझसे ज्यादा सक्षम है ढूंढ पाने में,
ठीक है। अब मुझे पर्सनली मैं नाम बता सकता हूँ कि किनका किनका नोट्स, लेकिन मैं ओपन प्लेटफॉर्म में फिर ये माना जाएगा कि मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप जैसे पर्सनली जरूर मैं बोल सकता हूँ कि भाई किसका किसका नोट्स भारत में मतलब सबसे बेहतरीन व्यक्ति है, उसका नोट्स आप लेके पढ़ सकते हो। मैं पर्सनली जरूर आपके साथ ये चीजें डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक आप स्टैंडर्ड नोट्स और उसको कम से कम 20 बार पढ़ना है, कम से कम 20 बार पढ़ना है एक स्टैंडर्ड नोट्स प्री कम मेंस की होनी चाहिए। देखो यूपीएससी में प्री और मेंस की तैयारी कुछ अलग अलग, ये सब ये छलावा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि पहले प्री की कर लो फिर प्री निकल जाएगा तो मेंस की कर लो, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? तो इसमें आपको एक नोट्स स्टैंडर्ड कम से कम 20 बार पढ़ना है। साल भर का करंट अफेयर्स, करंट देखो जितना भी क्वेश्चन आया डायरेक्टली कहा जाता है 3-4 क्वेश्चन करंट से था, लेकिन मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रेडिशनल, जैसे कोई क्वेश्चन आया है, एक ट्रेडिशनल स्टेटमेंट है, फिर उसका एक करंट स्टेटमेंट है, या करंट की चीजें उसमें से अंदर घुसेड़ दिया है और पता नहीं चलता है लोगों को, और लोग बस बोल देते हैं करंट इस बार है ही नहीं है। ठीक है। तो करंट ऐसा नहीं कि करंट आता नहीं है, तो करंट के लिए मैं एक बार अपने डायरेक्टर से बात कर लूंगा, तो हो सकता है कि करंट की हमारी क्लास डेली बेसिस पे हो जाए, तो मैं साल भर का करंट ये डेली बेसिस पे करवाता रहूंगा। प्री और मेंस के लिए कैसे करना है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी वाले बच्चों को एक दैनिक जागरण का क्या राष्ट्रीय संस्करण आता है वो सफिशियंट है। एक किताब मान ली, ओनली मात्र एक स्टैंडर्ड बुक, कोई गाइड बुक नहीं पढ़ना है, एक स्टैंडर्ड बुक, और उसको 2-3-4 बार पढ़ना है, उससे हल्का हल्का नोट्स बना लेना है। और पहला 2022 वाले बच्चों के लिए, हालांकि ये चीज तो मैं उम्मीद तो करता हूं कि पहले करके बैठे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मेरा एक प्रॉपर स्टडी है, करीब अगर आपने भले ही 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन करीब 90% बच्चों को आज भी सिलेबस याद नहीं है, न पता है। और क्या होता है, बिना सिलेबस के पढ़ाई करना ठीक वैसा ही है अंधेरे में तीर चलाने के बराबर। आप अंधेरे में तीर चला लो, हो सकता है हिट करे ना भी करे। तो जब सिलेबस ही नहीं पता है, और सिलेबस के साथ कम से कम 10 साल के, कम से कम लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, तो फिर क्यों कहते हैं इसे समझ बनती है। हालांकि इस बार इकोनॉमी में एक क्वेश्चन रिपीटेड आया है, एक क्वेश्चन रिपीटेड भी आया है, तो बहुत कभी हो जाता है ऐसा रिपीट, लेकिन वैसे रिपीट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपको प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 साल के क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि यूपीएससी के लिए बहुत क्लियर बोल रहा हूं कि किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो हम इस वजह से पढ़ा रहे हैं कि आपकी समझ विकसित कर दे। कोई भी टीचर आपको कलेक्टर तो नहीं बना सकता है, और अगर ऐसा होता तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, और फिर अपने आसपास गांव पड़ोस को बनाता। तो ये तो एकदम क्लियर है। तो हमारा रोल क्या है, हमारा रोल सिर्फ इतना सा है, 90 है ध्यान रखना, हमारा रोल सिर्फ इतना सा है कि हम आपको गाइड कर सकते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आजकल की जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास है, हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है। तो आजकल हमें यही फाइंड आउट करने में बहुत मुश्किल हो रहा है कि हमें क्या छोड़ना है, क्योंकि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है जिस दिन आपको ये पता चल गया तो समझो कि आपकी 10% तैयारी हो गई। आपको कोई भी नोट्स बहुत अट्रैक्टिव लगती है जब आप एक बार खोलते हो और उसे 10 पेज पढ़ते हो छोड़ देते हो, दूसरी नोट्स आती है व्हाट्सएप में, अट्रैक्टिव लगती है, पढ़ते हो छोड़ देते हो। ऐसे नहीं होता है। एक नोट्स को मैंने बताया, एक स्टैंडर्ड टीचर को उठाओ। स्टैंडर्ड टीचर का मतलब मैं बताया ना कि पर्सनली मैं आपसे इस विषय में बात कर लूंगा, या फिर अगर मुझे बहुत सारी चीजें होती हैं तो इन चीजों के बारे में जैसे मैं बात नहीं कर सकता हूँ कि मैं किसी का प्रचार नाम नहीं ले सकता, प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी, हाँ पॉलिटी भी मेरा सब्जेक्ट है, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ। ऑप्शनल हिस्ट्री, तो अगर ऐसा होगा तो ऑप्शनल हिस्ट्री कर लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा अभी ये कोर्सेज के बाद। तो जो भी है तो उसके लिए मैं बुक बता दूंगा। इकोनॉमी के लिए कोई बुक नहीं, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बुक्स है हालांकि रेफर करी जाती है,
लेकिन इसमें से करंट और जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो पूरा सारा सब कुछ नोट्स में हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इस विषय में तो हम किसी दिन बहुत डिटेल से बात कर ही लेंगे, एक ऐसा सेशन में रखूंगा, तो अपना अपना ध्यान रखना है। ओके।